नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फ्रॉम मीडिया। आज महिला दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम, एक खास परिचर्चा का आयोजन हमने किया है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ प्रीति सोमपुरा जी हैं, जो सीनियर एडिटर हैं नेटवर्क 18 में। और हमारे साथ अर्चना सिंह जुड़ रही हैं, जो कि वर्तमान में सलाहकार संपादक के पद पर कार्य कर रही हैं ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज में। आप दोनों का पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, जैसा कि महिला दिवस का ऐसा कोई मायना तो है नहीं कि किसी एक दिन हम महिलाओं का सम्मान करें और बाकी दिन ना करें। हमारे देश की तो एक परंपरा है, सभ्यता है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, देवियों की पूजा की जाती है। हर रूप में, किसी न किसी रूप में हम महिलाओं की जो है सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक महिला दिवस के मौके पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके अनुभव से ये समझना चाहूँगा कि वर्तमान में मीडिया में महिलाओं की स्थिति आप किस तरीके से देख रही हैं। प्रीति जी, मैं चाहता हूं कि आप चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, वर्तमान अगर हम बात करें मीडिया की स्थिति के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज कोई महिला किसी चैनल की है। आज भी जो है जेंडर इक्वालिटी जिस तरीके की होनी चाहिए वो है नहीं। और दूसरी बात अगर करें तो अगर मुझे लगता है 30-40% से ज्यादा महिला जो है इस वक्त किसी भी मीडिया हाउस में देखने को मिलेगी। उसका एक कारण ये है कि जब मैं देखती हूँ कि जो नए बच्चे जर्नलिज्म में आ रहे हैं आजकल, कई नई लड़कियां आती 3-4 साल करके छोड़ देती है और उसके बाद PR में चली जाती है, एड एजेंसी में चली जाती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि किस तरीके से जो नई पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं वो मीडिया में टिके रहे। एक सबसे बड़ी चैलेंज में जो है इस वक्त देख रही हूँ। और इसके कारण जब मैं उनसे पूछती हूँ, ये जो नई लड़कियां जो मीडिया में, उनका कहना है कि मैडम इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, इसलिए हम रुकना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नई पीढ़ी की जो लड़कियां आ रही है उसको हमें रोकना होगा, तभी जाकर जो है मीडिया में देखने को मिलेगा। आज मैं देखती हूँ प्रिंट मीडिया में भी बहुत कम महिलाएं हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो उससे भी ज्यादा कम महिलाएं हैं। जो प्रोडक्शन हाउस में बहुत कम महिलाएं काम करती है। और यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउस है उसमें 20-30% से ज्यादा महिलाएं फिलहाल काम नहीं कर रही है। जी अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपने कुछ विचार रखें। देखिए, समाज में जिस तरह से बाकी जगहों पे हम देखते हैं महिलाओं की भागीदारी, वही भागीदारी हमको मीडिया में भी दिखती है। और प्रीति ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मीडिया के अपने अलग चैलेंजेस है, काम करने का तरीका अलग है, समय की बाध्यता है। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, अगर आप आउटडोर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो उसकी अलग अपनी मुश्किलें हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस वजह से महिलाएं, मुझे लगता है जो प्रीति कह रही है कि छोड़ के जा रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो ये वजह हो सकती है। लेकिन मोर और लेस अगर हम देखेंगे तो जो समाज का एक अक्स ही नजर आता है मुझे मीडिया में, जितने बच्चे आपको, जितनी महिलाएं आपको बाहर किसी फील्ड में दिखेंगी उतनी मीडिया में भी दिखती हैं। और आपको हर एक पद में दिखती है, चाहे आप रिपोर्टर देखें, एंकर हो, डेस्क पे काम करना हो। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रीति ने जो कहा कि ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत गिनी चुनी महिलाएं हैं जो किसी चैनल को हेड कर रही हैं, जो किसी चैनल की प्रधान संपादक हैं, जो इस पद पर बैठी हैं। ये ऐसी महिलाएं आपको नहीं दिखती। तो मैं अपने करियर में देखना चाहती हूँ कि महिला को उस पद पर, क्योंकि महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है तब बदलेगी, या जो रोल है ये तब ज्यादा प्रेरित करेगा महिलाओं को, लड़कियों को जो आजकल आ रहे हैं, जब वो देखेंगे कि उस पद पर भी महिला पहुंच रही है। पॉलिसी मेकर एक महिला का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पॉलिसी मेकिंग में उस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगी, तब तक चीजें थोड़ी सी अलग तरीके की होंगी। इस क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। वर्किंग आवर्स की बात होती है, फील्ड में जाने की बात होती है, शिफ्ट्स की चीजें होती हैं। और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां, ऐसा होता है कि एक समय के बाद मीडिया छोड़ देती, वो मीडिया में काम नहीं करती। लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो सबसे बड़ी चुनौती है, शिफ्ट, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी होगी, रात की शिफ्ट भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि शादी होती लड़कियों की, तो उसके बाद उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसी शिफ्ट में, इतने लॉन्ग आवर्स में वो काम नहीं कर सकती हैं। कभी फील्ड की चुनौतियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 महीने हम बाहर रहते हैं। ये मुश्किलें भी आती हैं। एज अ एंकर, एज अ रिपोर्टर मैंने जैसे फेस किया, 3-3 महीना बाहर रह, इलेक्शन के दौर में, तो आपके लिए परिवार अगर आपका है तो आपको मुश्किल होती है उन चीजों में मैनेज कर पाने में। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी फील्ड में अब हमारे पास इसका एक्सपीरियंस हो गया, हमने काम कर लिया, हमने समझ लिया है, अब अपने इस अनुभव को हम किसी दूसरी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन वो जो फील्ड जिसमें महिलाएं जाती हैं वो इससे जुड़ी हुई ही होती हैं। बाकी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। एडिटिंग की फील्ड हो,
कुछ भी हो, मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि जो बच्चे आते हैं वो शायद हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं आज के दौर के बच्चे, क्योंकि हमने तो कैमरा फेस करना कभी सीखा ही नहीं। हम तो जब आए तो हमने कैमरा फेस किया, आज का तो डिजिटल युग है, तो आपके पास फैसिलिटी पहले दिन से घर पे है कैमरा फेस करना। उनको कैमरा फियर नहीं होता इतना, उनका आर्टिकुलेशन अच्छा होता है, उनका हमसे बेहतर डिक्शन होता है, उनको बाहर की ज्यादा जानकारी होती है, उनको चीजों की ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि उनके हाथ में एक फोन होता है जिसमें गूगल होता है, जिससे उनको सारी जानकारी मिल जाती है, जिसके लिए हम अपने वक्त में जूझते थे। तो इसने कुछ चीजें आसान की हैं और लड़कियां और महिलाएं इसमें हैं, कुछ कमी है, और उसकी वजह है कि टॉप पोजीशन तक बहुत कम, और वैसे भी देखिए ऊपर की पोजीशन तक जैसे जैसे ऊपर हायरार्की बढ़ती है कम होती जाती है। उसकी वजह वही है जो प्रीति ने कहा कि छोड़ देते हैं, टिकते नहीं है, लंबे समय तक रहते नहीं और फिर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये सच है, और ये इस वक्त मीडिया का सच है महिलाओं के लिए। जी प्रीति जी, जो आपने कहा उसी में से मेरा एक सवाल निकल रहा है कि जैसे आपको देखे तो आपने एक छोटे से पद से शुरुआत की, आज आप सीनियर एडिटर हैं। अर्चना जी की बात करें तो अर्चना जी रिपोर्टिंग करती थी, आज सलाहकार संपादक हैं। मैंने अनुराधा प्रसाद जी का भी इंटरव्यू किया, स्मिता प्रकाश जी से मैंने बात की। दरअसल कुछ महिलाएं मीडिया में ऐसी हैं जिनको एक हम उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ वो एक रिपोर्टर हुआ करती थी और संपादक, वरिष्ठ संपादक के पद तक वो पहुंची। तो जितना आपका अनुभव है उस अनुभव से मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या समस्या आती है, कार्यस्थल पर चुनौतियां आती हैं या प्रोफेशनलिज्म कुछ समझ नहीं पाती हैं महिलाएं, ऐसा क्या होता है कि कुछ गिनी चुनी महिलाएं ही हमारे सामने उदाहरण के तौर पर होती हैं, अधिकतम ऐसा उदाहरण देखने को मिलता नहीं? देखिए, कारण जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि कई बार जो है आपको 3-3 महीने बाहर रहना पड़ता है, जैसे कुछ असाइनमेंट है, जैसे इलेक्शंस वगैरह का है या कुछ भी असल सभी वार्ड चल रहा है, तो ऐसे कई होते हैं कि आपको 15-20 दिन तक लगातार बाहर रहना पड़ता है। और दूसरी बड़ी समस्या जो हम महिलाएं सबसे रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब हम 12, 14, 15 घंटे किसी मिनिस्टर के घर के बाहर खड़े या सीबीआई दफ्तर के बाहर खड़े या कोई बड़ी ब्रेकिंग पे खड़े, तो टॉयलेट का बड़ा एक दिक्कत जो है मैंने हमेशा महसूस किया है। और हमेशा मैं यही दिक्कत जो है, सबसे पहली दिक्कत जो आती है महिलाओं को, वो टॉयलेट की आती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कोई पब्लिक टॉयलेट इतने अच्छे नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही आती है। इसमें कई बार जो मैं देखती हूँ, कई लड़कियां जो होती है फिर वो कहती भी है मैडम 8-10 घंटे हो गए, अब हमें जाने दो घर पे, इस तरह की बातें भी वो करती है। और तो ये जो समस्याएं आती है, और दूसरी जैसी बात जैसे अर्चना जी ने कहा कि जैसे घरेलू जिम्मेदारियां भी होती है उनकी, तो ये लड़कियां जो है ज्यादा समय तक इसमें टिक नहीं पाती। और जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं कि ऑफिस में आप देखो कि मैक्सिमम जो ऑफिस में काम करते हैं, प्रोडक्शंस में जो लोग होते हैं 70% जो होते हैं वो मेल ही होते हैं, और हार्डली आप उनको 30-40% फीमेल देखने को मिलती है। तो एक बॉन्डिंग भी जो होना चाहिए उस तरीके का होता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही कम महिलाएं हैं, जैसे कि अर्चना जी ने भी कहा कि बहुत ही कम महिलाएं जो पॉलिसी मेकर है, तो हम महिलाओं को जो दिक्कत आती है वो एक फीमेल बॉस ही समझ सकता है, क्योंकि अगर फीमेल बॉस होगा तभी ये छोटी लड़कियां, जो नई नई लड़कियां आती हैं, इंटर्न जो आते हैं, वो उनसे खुले तौर पे डिस्कस कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि ये नई लड़कियां जो ट्रेनी जर्नलिस्ट है या वो जो नई बात पहली बार जब मीडिया में आती है, तो उनको जो सिखाया जाता है वैसा मीडिया में बहुत कम होता है। जो माहौल उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, उससे बिल्कुल अलग है मीडिया। तो कई बार वो लड़कियां जो है अगर मेल बॉस है तो उसके सामने खुलकर बोल नहीं पाती है, ये भी एक दिक्कत जो है आती है। जी मैम, इस चर्चा को मैं एक दूसरे मोड़ पर ले जाना चाहूँगा, वुमन एम्पावरमेंट। अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो ऐसा नहीं है मीडिया ने रास्ते खोले हैं, जैसे प्रिंट का सर्कुलेशन भी बढ़ा है, डिजिटल भी आया है, नए नए प्लेटफॉर्म्स पर हमें अधिक टीम की ज़रूरत है। पहले जहाँ 5 लोगों की टीम काम करती थी, अब 10 लोगों की ज़रूरत है। तो क्या पिछले 5-6 सालों में आपको ये लगता है कि हाँ, लड़कियों को रोजगार देने के मामले में, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, वुमन एम्पावरमेंट के मामले में मीडिया अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है? मुझे लगता है, मैं आपको मेरा ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब 95 में मैं जर्नलिज्म में आई थी, उस मुंबई में जो है अंडरवर्ल्ड जो है काफी पीक पे हुआ करता था, गोस्ट आउट होते थे, एनकाउंटर होते थे, और उस वक्त मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती थी। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें सिर्फ मैं एक ही महिला होती,
और लोग मुझे पूछते थे कि अरे तुम क्यों क्राइम तो वो कवर कर रही हो। लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां क्राइम रिपोर्टर बन गई है, बहुत सारी लड़कियां जो है अब इस फील्ड में आ रही है। उस जमाने की बात करूँ तो उस वक्त जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती थी तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और उस वक्त तो टीवी चैनल्स थे नहीं, न्यूज़पेपर्स के एडिटर मुझे पूछते थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई लड़की को क्राइम रिपोर्टर बनाना चाहिए। इस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाते थे, तब मैं उनको कहती थी कि हाँ क्यों नहीं, अगर कोई लड़का अगर क्राइम रिपोर्टिंग कर सकता है तो लड़की भी अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग कर सकती है। तो इस तरीके की बातों का मैंने सामना किया और कई बार ऐसा होता था कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी आश्चर्य हो जाते थे कि अरे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लड़के ही हैं और एक लड़की जो है वो क्राइम को कवर कर रही है। तो इस तरीके की बातों को मैंने सामना किया। लेकिन अभी अच्छा है कि आज के दौर में बहुत सारी लड़कियां जो है मीडिया में आती है, खासतौर पे डिजिटल में हमें ज्यादा लड़कियां देखने को मिलती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट। अर्चना जी, आपके विचार? आनंद, मुझे लगता है कि हम इसको एक एक पैच में नहीं देख सकते हैं कि मीडिया में महिलाएं आ रही हैं। सशक्तिकरण जो है वो एक अलग चीज है और वो ओवरऑल है, पूरे में है। मुझे लगता है कि अगर हम सुविधाएं दें, अगर हम लड़कियों को पढ़ने के अवसर दें, बढ़ने के अवसर दें, उन्हें अपने मन से फैसले लेने का अवसर दें, ये सारी सुविधाएं अगर हम उन्हें प्रदान करें तो वो अपने आप सशक्त होती हैं। और साथ में मैं ये भी मानती हूँ कि हम तो प्रिविलेज लोग हैं, मैं हूँ, प्रीति है, या हम जैसे जितने लोग हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रिविलेज नहीं है वो भी सशक्त हैं। ऐसी मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा और अपने आसपास अगर हम उदाहरण देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी दिखती हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो सशक्त हैं। वो किस तरह से अपने परिवार को अकेले चला रही हैं, खुद से कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि अवसर अगर मिलते हैं तो हर लड़की, हर महिला सशक्त हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है नारी में जितनी शक्ति है वो पुरुष से ज्यादा, क्योंकि ईश्वर ने दोनों को अलग अलग तरह से बनाया है, लेकिन जो नारी है उसमें जो पेशेंस है, जो बर्दाश्त करने की है, जो साथ में लेके है, जो कहते हैं ना, साइंस भी कहता है मल्टीटास्किंग है, ये चीजें नारी में ही मिलती है। तो वो अपने आप में सशक्त है। सिर्फ हमको वो एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत पड़ती है। जब हम वो प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो लड़कियां आपको मीडिया में भी दिखेंगी, आपको बाकी जगह भी दिखेंगी, लेकिन हमें जरूरत है कि हम उनको वो चीजें प्रदान करें, वो अवसर दें जिससे वो पढ़ें, वो सोच समझ पाए, वो ये समझ पाए कि उनके लिए क्या ठीक है। अगर वो अपने करियर को लेकर फैसला करती हैं कि उन्हें मीडिया में आना है तो फिर उनको ये फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि परिवारों में भी होता है कि अरे नहीं, तुम इतनी सुबह जाओगी, इतनी रात में आओगी तो ये नहीं होगा। माँ बाप भी कभी ऐसी चीजें अलाउ नहीं करते हैं। उनको भी लगता है, मैंने अपने करियर की शुरुआत एज एन एंकरिंग की, मैं मतलब एंकरिंग ही की, लेकिन उसके बाद जब आप एक जगह पहुंच जाते हो तो ये होता है कि आप किसी बड़े इवेंट, कोई चीजें होती हैं तो आप उसको कवर करते हो। उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग की चीजें भी जानी जब मैं इस करियर में आई काफी साल बाद। तो उस दौरान चुनौतियां जो देखी, जो प्रीति ने जिक्र किया, मैं उसको जरूर उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। प्रीति ने जो कहा कि जैसे वॉशरूम की दिक्कत होती है, तो मैं मध्य प्रदेश चुनाव कवर कर रही थी। उस दौरान मुझे सीवियर, इतना भयानक मेरी तबीयत खराब हुई थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति हो गई थी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वॉशरूम की दिक्कत। तो ऐसी तमाम चुनौतियां जो रहती हैं वो तो है ही, लेकिन महिला को आप अवसर दीजिए हर जगह, चाहे किसी भी, चाहे गांव के हो, कस्बे की हो या बड़े शहरों की हो। आप देखिए, जब भी लड़कियों को अवसर मिला है तो वो बहुत बेहतर करती हैं, समाज में अलग से निकल के आती हैं, क्योंकि बस ये है कि वो अपने आप को पहचान लेती हैं। वो पहचानने का हुनर उनको वो परिवार से, और इसकी शुरुआत हमेशा परिवार से होती है। जब हम परिवार में लड़के और लड़की में भेद नहीं रखते, हम बराबर रखते हैं और एक ये फीलिंग देते हैं कि ये लड़के से बेहतर भी कर सकती है, आगे भी जा सकती है, तो वो अगर फीलिंग अगर हम देते हैं ना तो वो अपने आप सशक्त होती है। और ये बचपन से बच्चों के अंदर डालनी पड़ती है, बच्चों को बतानी पड़ती है। और वो लड़कियां, जब आज के बच्चों को हम देखते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उतनी कॉन्फिडेंट जब मैं आई थी तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे चीजों से डर लगता था। मैं पहली बार घर के बाहर निकली थी और घर के बाहर निकल के सीधे हैदराबाद गई थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब इन द सेंस की कहीं जाके रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अपनी सिटी में, कहीं बाहर अगर किसी सिटी में जा रहे हैं तो किसी ना किसी के साथ ही गई, कभी अकेले नहीं गई। जाके रहना, हॉस्टल में रहना, सरवाइव करना, वो सारी चीजें, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे अंदर वो चीजें थी। उसके बाद जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई तो मेरे अंदर वो शक्ति थी, वो था, तो वो चीजें अपने आप निकल के आई और मैं एक दौर से दूसरे दौर से तीसरे दौर में आती गई। तो है हम सशक्त, बस हमें समझने की और हमें सपोर्ट की जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपने सही कही कि नारी तो खैर हर मायने में
सशक्त होती है, उसे बस एक प्लेटफॉर्म की और बस एक सहारे की आवश्यकता होती है। अब बात थोड़ा कोरोना पे कर लें, क्योंकि एक महिला के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो एक बेटी भी होती है, वो एक पत्नी भी होती है, वो एक माँ भी होती है, और वो अपना प्रोफेशनल काम भी देखती है। तो प्रीति जी, मैं ये चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश ने 2 वर्ष तक, माधुरी जी आ गई हैं, माधुरी जी का मैं स्वागत करता हूँ, सीनियर एंकर हैं, प्राइम टाइम फेस है जी हिंदुस्तान का। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय जी। तो प्रीति जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से कोरोना पिछले 2 साल से देश ने देखा है, एक जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों मिक्सअप हो गई, वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ा, तो ग्राउंड पे भी काफी समय तक काम करना पड़ा। तो कोरोना के बाद किस तरीके से आपकी जीवन में बदलाव आया, वो बताएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो है हम लोगों ने उठाया, क्योंकि एक भी दिन हम घर में नहीं थे, पूरे दिन रिपोर्टिंग में या में रहते थे, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद है। आपको कहाँ, आप घर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आपके पास जगह नहीं है जहाँ बैठ के आप अपना लंच कर सकते हो। कई बार ऐसा होता था कि लंच जो है आपको गाड़ी में ही करना पड़ता था, वॉशरूम नहीं मिलते थे, ये दिक्कत थी। और दूसरी बात करें तो कोरोना के बाद जो है की जिंदगी थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि पहले कोरोना के टाइम पे तो ज्यादातर लोग एक दूसरे मिलते नहीं थे। अब तो है कोरोना के बाद की अगर बात करें तो आज भी जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो इंटरेक्शन पर्सनली होता था वो अभी हो नहीं रहा। फिर मुझे लगता है धीरे धीरे अभी सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको एक इस पहले का आपको जो सवाल रिलेटेड में कुछ कि अभी मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी जो प्रेस फोटोग्राफर भी जो है वो लड़कियां हमें दिखती है। यहाँ तक कि मैंने तो मुंबई में कई सारी 2-3 लड़कियां ऐसी देखी है, तो मैं उनको क्या, तो ये बदलाव जो है वो देखने को मिला है, वो बहुत अच्छा है जी। ग्राउंड कोरोना की बात हो और अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात ना हो तो मेरे ख्याल से चर्चा अधूरी रहती है। तो माधुरी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मुझे याद है जी की हिंदुस्तान की पूरी टीम बंगाल चुनाव को कवर करने गई थी कोरोना की। बिल्कुल। मैंने जब सरफराज का इंटरव्यू लिया था तो उसने मुझे बताया था कि जी हिंदुस्तान के कुछ साथी बेहद गंभीर रूप से बीमार भी हुए थे। तो कोरोना, उसके साथ में आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसके साथ में प्रोग्राम भी तैयार करना, एक पारिवारिक जिम्मेदारी को भी निभाना, प्रोफेशनल जिम्मेदारी को भी निभाना, कितना टफ रहा? देखिए आनंद, एक चीज मैं कह सकती हूँ कि जितने भी मेरे साथ पहले तो जो लोग हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक यू भी बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे पैनल के साथ आपने मुझे ज्वाइन करवाया है और सब रिनोन्ड फेसेस हैं और मुझे लगता है कि इनके अनुभव से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हाँ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात आती है ना, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या फीमेल एंकर को भेजा जाए, क्या लड़कियां उतने अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकती हैं जितना एक मेल, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक महिलाओं पे आधारित है, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ। अगर रिपोर्टिंग में महिलाओं का आपने स्टेब्लिश भी होते हुए देख लिया, फिर भी एक क्वेश्चन घर वालों के दिमाग में होता है कि अरे तुम बाहर जाओगी तो तुम खाना कैसे खाओगी, तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी, कौन लोग तुम्हारे आसपास हैं। और सोचिए कि जब पीक टाइम कोरोना का चल रहा था, दैट टाइम पश्चिम बंगाल का चुनाव, वो भी ऐसी जगह पे चुनाव जहाँ बहुत ज्यादा रोड्स की सिचुएशन सही नहीं है, आप इंटीरियर इलाकों में, गाँव में जा रहे हैं। और जो अर्चना मैम बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता था, अभी जो प्रीति मैम बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास खाना है लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ बैठ के खा पाएंगे, तो गाड़ी में ही खाना खा लेना, बहुत लंबा ट्रैवल करना, उसके बाद में सब चीजें बहुत टफ होता है। ये सब कुछ बहुत इजी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि आप एंकर हैं, अच्छा आप एकदम मेकअप करके आकर बैठे हैं, अरे बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं लोग, बहुत मैं ये बोल सकती हूँ कि जो चेहरा दिखता है स्क्रीन पे, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, तेरा टू मेनी पीपल। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप, मैं कह दूं कि नहीं मैंने पश्चिम बंगाल इलेक्शन कवर कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, नो, मेरे पीछे कई सारे प्रोग्रेसिव लोग हैं जो उस पे लगे हुए हैं। वो टीम में मेरा कैमरा पर्सन हो सकता है, मेरा पायलट जो गाड़ी चला रहा है वो हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन भी हुआ ना कि हमें असाइनमेंट कह रहा है कि आप
जाइए यहाँ पे आपको ये चीज मिल जाएगी और हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपने गूगल किया कि चलिए आपको कोलकाता से निकल के आपको किसी वर्धमान जाना है, तो आपने जगह देखी, आपने कहा अरे 6-7 घंटे का रास्ता है, आप चले जाइए। बट ऐसा नहीं होता है। आप जब ऑन रोड होते हैं तो ऐसा होता है कि वो 6 से 12 घंटे पहुंच सकता है। और उसमें एक फीमेल होने के नाते सबसे बड़ा डर ये होता है कि बस आप रात में कहाँ सेफली रुक रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो लोग आपको वैसे भी बहुत बायस नजर से देखते हैं। जैसा आज के युग में बहुत बटी हुई है विचारधाराओं पे आधारित पत्रकारिता लोग करते हैं, तो लोग आपको एक फिक्स उसमें देखते हैं कि अच्छा ये तो उस चैनल से है तो इनका सोच ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा और महिलाओं को मौका ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का है तो वो उस जगह पे चला जाएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी टीम, मतलब जो जी हिंदुस्तान की टीम है, मतलब मैं शमशीर सर मेरे एडिटर को भी थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने हमें हमेशा ये कहा कि बेटा यू आर आर्मी, आप हमारे लिए हमारी आर्मी है। आप कभी वो नहीं देखते कि नहीं वो सेंसिटिव इलाका वहां नहीं भेजेंगे हम। मतलब सेंसिटिव इलाकों में भी लड़कियां वैसे ही काम कर रही हैं जैसे लड़के कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये कहना कि, और जब क्या होता है आप इलेक्शन से आके जब चेयर पे वापस स्टूडियो में बैठते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, क्योंकि आपने सीटें देखी, आपने वहां सड़क देखी, आपने वहां रोड देखी, आपने पानी की समस्या देखी, आपने बिजली की समस्या देखी, आपने वहां की भाषा समझी, समझने की कोशिश की, तो आपको बहुत सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो गई। वो एक्सपीरियंस आपके चेहरे पे चमक लाता है, ना कि सिर्फ स्टूडियो का मेकअप। सो इट्स टफ, बट कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। फर्स्ट ये कि आज मैं और आप शायद ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो ये शायद कोरोना के बाद हम ज्यादा स्ट्रांगली करने लगे। पहले ऐसा होता था कि अच्छा आपके पास एक बंदा आ जाएगा, हम यहाँ पे मिलेंगे, एक पैनल करते हैं, पूरा सेटअप लगता है, लेकिन अब नहीं, अब बहुत इजी हो गया और हमें ये ज्यादा अच्छा लगने लगा है। कोरोना के टाइम पे हमारे पास गेस्ट होते थे। पहले ऐसा होता था कि जब मैं डिबेट कर रही हूँ तो हमें लगता था अरे यार आप गेस्ट स्टूडियो में बुला लीजिए, या फिर ग्राउंड पे भी है तो आप यहीं बुला लीजिए गेस्ट को। अब तो कोई बात नहीं, आप उनको स्काइप पे जोड़ दीजिए, वी विल डू। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली विद टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीजें हम आत्मनिर्भर हो गए, ज्यादा हो गए। पहले भी हम किसी पे निर्भर नहीं होते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि मेरा मुझे देखना है, लेकिन आप ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। अब क्या होता है, आप होटल से निकले हो तो आपको पता है कि आपके पास कम से कम इतना पानी और बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट और कुछ चॉकलेट्स और पानी का बॉटल आप अपने हमेशा अपने पॉकेट में रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि अगले 8 घंटे आपको कहीं पे भी खाने की न मिले, या आपके पास इतना ज्यादा जो एसेंशियल चीजें हैं वो आप लेके चल सके। तो बहुत सारे, एक तो इंडिपेंडेंसी ज्यादा हो गई लोगों को, मतलब खास कर कि मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ। जर्नलिस्ट को लगने लगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे जाना है, तो मुझे सारी चीजें सोच समझ के जानी है। दूसरी चीज, हम लोग थोड़ा और अलर्ट हो गए। जैसे हम फर्स्ट वेव में, मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं स्टूडियो में ना भागती दौड़ती रहती थी कि ठीक है मास्क लगा है, जब तक कोई देख रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर आपका मेकअप लिपस्टिक खराब हो जाएगा, आप कोई बात नहीं, आप तो एंकर हो, आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। लेकिन नहीं, जब सेकेंड वेव था या जब हम पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में थे, तो हम सबको पता था कि हम बीमार होंगे, पर फिर भी वो अलर्टनेस खुद में आ जाती है, वो अवेयरनेस हम दूसरों को दिखाने लगते हैं कि आपको भी ठीक रहना होगा, आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर भी साथ में रखना पड़ेगा। दो इट्स वेरी कभी कभी लगता है कि यार एक बहुत भार हो गया है, आपको ये भी लेना पड़ेगा, अपने साथ मास्क रखना जरूरी है, सैनिटाइजर रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन ने हमें अलर्ट बहुत कर दिया, और बहुत हद तक हमें मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम इतनी बड़ी टीम थे ना, तो हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगे, हम और करीब आ गए। फोन पे, वीडियो कॉल्स पे हम लोग सोचते थे कि हम टीम ही हैं, हम चाहे हम लोग सब एक अलग अलग जगह होते थे, लेकिन फिर भी एक बार रात में हम सब मिलके बैठे थे, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा सुमा, क्योंकि हम ये जानते थे कि टफ टाइम है, हो सकता है कि इस टाइम के बाद शायद हम ना मिले या किसी और चैनल में हो, या कोरोना क्या लेके आ रहा है किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा और हमें सेंसिटिव बना दिया। तो 2-3 चीजें हमारी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी एंड सेंसिटिविटी, जो बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए। तो कोरोना के टाइम पे यस इट वाज टफ, बट हमने उसके साथ चलना सीखा है। और आज भी स्टूडियोज के बाहर अगर जैसे आप निकले और मास्क नहीं लगाया है, या स्टूडियो में एंटर होते वक्त अगर आपके पास मास्क नहीं है, तो आप खुद अलर्ट हो, आपको कोई टोक नहीं रहा है लेकिन आपको लगता है कुछ छूट रहा है, सो वो एड ऑन हो गया आपकी पर्सनैलिटी में। जी नहीं, ये बिल्कुल आपने एक चीज बिल्कुल सही कही कि कोरोना ने एक मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने का काम किया। अब चर्चा में
भारत सरकार के एक नारे पे आते हैं जो भारत सरकार हमेशा देती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए महिला पत्रकारों से तो बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मैं आप दोनों से, पहले मैं अर्चना जी से जानना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल में क्या आपको वाकई में ये लग रहा है कि चूँकि आप तो रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड पे जाती हैं, आपको हर जो है तबके से खबर मिलती है, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि ग्राउंड पे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद, मैंने पहले भी कहा, मैं एंकर ही हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही एज एन एंकर की है और हार्डकोर सिर्फ एंकरिंग ही की है। हाँ, ये है कि स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे बंगाल चुनाव था या कहीं के भी इलेक्शन होते हैं, अभी एमपी चुनाव का जिक्र किया मैंने, तो हम बाहर जाते हैं इस तरह से चीजों में। अदरवाइज तो मेरा स्टूडियो का ही काम है। लेकिन बाहर के लोगों से अगर आप कह रहे हैं परिवर्तन 4-5 साल में, तो हाँ, वाकई अवेयरनेस लोगों के मन में आई है। और ये इसके लिए हम बाहर नहीं, हम सिर्फ अपने आसपास का अगर सर्कल देखें, हम आसपास के जो हमारे घर में लोग आते हैं, जो काम करते हैं, या जो और लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, आप उनसे बात करिए तो उनके मन में अब ये तो जरूर आया है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ये एक चेंज, एक बदलाव आया है जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं दिखता था। लगता था थोड़े से बड़े बच्चे वे काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो उस क्लास के हैं कि मतलब हम, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि हम तो प्रिविलेज क्लास में हैं, कि मतलब हमारे यहाँ तो कंपल्शन ही है कि हमारी 1-2 पीढ़ी पहले से माई मॉम इज ग्रेजुएट, तो मतलब पढ़ने का तो मतलब कहीं से सवाल ही नहीं था कि ये चीजें नहीं हो। लेकिन मतलब अब आप जो अपने आसपास देखते हैं और जो लोगों से देखते हैं, वाकई लोगों में परिवर्तन आया है। और ये सोच में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद है कि एक ऐसी फैमिली थी जिसमें बेटी हुई, तो उसके बाद उनके कई बच्चे थे उसके, तो उसने बोला कि अब इसको नहीं, थोड़ी बड़ी हुई तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा यार, ऐसे कैसे कोई ऐसे बोलता है तो आपका दिल का चोटता है कि नहीं यार, थोड़े से पैसे के लिए पढ़ा नहीं पाएगी है। तो मैंने, वो बच्ची 12th कर चुकी है और मैं उस बच्ची को मैंने कहा था कि जब तक ये बच्ची, उसकी पूरी एजुकेशन मैं करूंगी। तो ये चीजें आपको अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि सिर्फ आप इसको लोगों पे या समाज पे, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। हालांकि अब सरकारी स्कूल भी हैं, तमाम सुविधाएं हैं, कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी चीजें होती है और हमें लगता है कि हम इस दिशा में, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना रोल निभा रही है, लेकिन अगर हम कुछ कर पाए, क्योंकि हम दूर जाके बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने आसपास अगर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक लेडी, उसके बाद से तो वो बोलने लगी, उसकी बेटी 15 साल की है, तो बोलने लगी कि दीदी काम के लिए ना किसी को बता दो, इसके किसी के बच्चा देखेगी। तो मैंने पूछा कितनी उम्र है? करीब 15 साल। मैंने कहा पढ़ा क्यों नहीं रही हो? पढ़ती नहीं क्या? बोली नहीं, पढ़ती है लेकिन उसका हस्बैंड नहीं है। तो कहने लगी कि दीदी पैसे कुछ आ जाएंगे तो उसकी शादी के लिए जोड़ लेंगे। मैंने कहा 15 साल की है, मैंने कहा उसकी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगी, और जितना अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें उसकी शादी के लिए कुछ है तो वो चीज छोड़ दो, वो तब की तब हो जाएगी। और अभी इसी को देखिए, सरकार की ही नीति, सरकार का ऐसी योजना भी है कि वो शादी के लिए भी लड़कियों के पैसा देती है। तो इस क्लास के लोगों को चिंता है कि कैसे, तो ये चिंताएं, इस पर जब काम होगा। जब मैंने सुना था, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि लड़कियों की शादी के लिए, जो गरीब लड़कियां, उनकी शादी के लिए सरकार पैसे देगी, यूपी सरकार, तो मुझे अच्छा लगा था ये योजना, क्योंकि मुझे इससे लगा था, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए काम में लगा देते हैं कि उसके काम से पैसे जोड़ेंगे तो फिर उसकी शादी करेंगे। सोचिए, इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं है खासतौर पर, और ये खासतौर पर लड़कियों की बात में करें, और ये आज भी हो रहा है। आज के समय में जब शिक्षा आपको कहीं पे भी मुफ्त मिल सकती है, जब आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तब भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंडसेट वो है, सोच वो है, वहां से परिवर्तन। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी जनरेशन है, इसको हम बताएं कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। पढ़िए आप, बाकी सब कुछ जीवन में बाद में होगा। वो पढ़ेगी तो कल को हो सकता है वो अपने आप इतना कमाने लगे कि उसको जरूरत ही नहीं पड़े, वो अपने आप से अपनी शादी के पैसे जोड़ ले और शादी हो जाएगी। लेकिन आज सोचिए, मतलब मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे संग घटा है, मैंने अपने आप देखी है चीजें। और ये चीजें जब हम देखते हैं ना, तो हमको लगता है, मुझे लगता है 15 साल का बच्चा काम करेगा, ऐसे मन में होता है कि कैसे 15 साल की बच्ची कैसे काम कर। मुझे कह दीदी अपने घर, मैंने कहा मैं ये पाप नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसे पैसे दे दूंगी, मैं बच्चे से काम नहीं करा सकती, मतलब कैसे आप ये। तो मुझे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन हमें एज अ इंसान, एक मनुष्य के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक महिला होने के नाते, अगर हम समाज में महिलाओं के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो हमें ऐसी बच्चियों के लिए जरूर करना चाहिए, सिर्फ उतना अपना पार्ट जो हम कर सके। अगर हम सब अपना अपना पार्ट करेंगे ना, तो वाकई देखिए बहुत बदलाव होगा, बहुत परिवर्तन होगा। और जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसकी शुरुआत अगर हम पहल करेंगे ना, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा।
आपको लगता है माधुरी जी ग्राउंड पे चीजें बदल रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान से आती हूँ, है ना, और राजस्थान में बहुत, मतलब मैं एक मेवाड़ी फैमिली से हूँ, और मैंने शादी की है 29 की एज में, जबकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैबू है कि राजस्थान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। आई एम कमिंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर कंजर्वेटिव फैमिली, फ्रॉम मेवाड़ी फैमिली, लेकिन मेरी जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं उनकी भी शादी 25 के बाद हुई, और मुझे भी कोई फोर्स ऑफ कंपल्शन नहीं था कि आप शादी इसी एज में करेंगे। माई मॉम इज वर्किंग, तो मैंने हमेशा औरत को इंडिपेंडेंट ही देखा है मेरे घर में। माई नानी वॉज वर्किंग, माई मॉम इज वर्किंग, मेरी और रिलेटिव, मेरी चाची या मेरी मौसी, वो भी काम करते थे, मैंने उनको देखा। तो जब वो अपनी एज में वो नौकरी कर रही थी, तो वो सिर्फ ये कहती थी कि हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है, उनको पढ़ाना है और उनको बाहर नौकरी करवाना है। नौकरी पैसे के लिए नहीं, नौकरी इसके लिए कि वो दुनिया समझ पाए। तो ये जो मेंटालिटी थी ना, ये जो माइंडसेट था, वो बचपन से आपके अंदर फीड किया जाता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में खास करके, मैं अपने ही इलाके की बात करती हूँ, आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 15 या 16 साल 17 साल के बाद सोचा जाता है कि यार अब इसको पढ़ा के क्या करना है। अब देखिए, सरकार तो दे रही है, योजनाएं तो हैं, योजनाएं तो कोई ऐसा नहीं है, समृद्धि योजनाएं हैं, आप लाडली योजना देख लीजिए, जिसमें बच्चे के जन्म से उसकी आपको शादी को सोचना नहीं, आपको 25-30 लाख 18 साल के होते ही उसको मिल जाएंगे। तो समृद्धि योजनाएं चला रही है सरकार, बहुत सारी योजनाएं, लेकिन माइंडसेट आप बदल पाए हैं या नहीं, वो मैटर करता है। और अगर ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं बताती, मैं झारखंड गई थी पिछले झारखंड इलेक्शन में। मुझे याद है कि बिहार और झारखंड में खास करके जो इंटीरियर इलाके थे, वहां उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रपोजल है आपके पास, या ऐसी कोई योजना है, या ऐसी कोई प्लानिंग है सरकार की जिससे आपको फायदा मिल पाए, क्योंकि उनकी मदर शिक्षित नहीं है, उनको वो माइंडसेट नहीं मिल पाता है। ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगी कि परसेंटेज वाइज बहुत काम नहीं हुआ है परसेंटेज वाइज। वो शायद लड़कियां जो पहले जितना उन पर फोर्स होता था, अब वो नहीं है। आप हरियाणा के इंटीरियर इलाकों में चले जाइए, बिकॉज मैंने हरियाणा इलेक्शन कवर किया था, मुझे याद है कि मैं चौंक गई थी वहां देख के। आप यकीन मानिए कि इलेक्शन के टाइम पे मैं जब सड़क से निकल रही हूँ, तो खेतों में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, और ये रियलिटी है। ये कोई किसी पे आरोप नहीं है कि किसी के घर में क्या है या खाप क्या वहां पे करती है, मैं उसमें नहीं जा रही। बट आप सड़क पे निकलिए ना, दोनों तरफ खेतों में महिलाएं काम कर रही होती हैं। लेकिन आप जब अंदर इंटीरियर और इलाकों में जाएंगे, तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉल दिखेंगे, और उसमें मर्द जो है वो सिर्फ हुक्का पीते हुए नजर आएंगे। तो वहां जब मैं एंटर हुई, तो मैंने बहुत लोगों से बात की। मैंने कहा यहाँ कैसे काम चलता है, मतलब आप काम कर रहे हैं, मैंने एक भी खेत में आदमी नहीं देखा जो काम कर रहा हो, जो खुद खेती में लगा हो। तो दिस नहीं, हमारे यहाँ पे औरतें ही काम करती है। सो हर जगह का अपना एक जीने का तरीका है। लेकिन जैसे अर्चना जी कह रही हैं कि हमारी भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है, बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन, जो हमारी वाली जनरेशन है, जो ना बहुत पुरानी हुई है और ना ज्यादा नई वाले टेक्नोलॉजी में बिलीव कर पाएगी। जैसे आज के बच्चे हैं कि उनको होते ही आप फोन पकड़ा दीजिए, उनको सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है। हम वो लोग हैं जो किताबों से ही पढ़ के आए हैं, ऑनलाइन शिक्षा में नहीं रहे, लेकिन आज हम ऑनलाइन को भी उतना ही अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हम लोगों को दोनों तरफ विन विन सिचुएशन में है, हमें वो भी आता है, हमें ये भी आता है। इसीलिए ये माइंडसेट पे अगर हमने शुरुआत नहीं की कि आप सबसे पहले अपने घर में वो माइंडसेट बदलिए। जैसे अर्चना जी ने कहा कि 15 साल की लड़की को मैं घर पे रख के पाप नहीं कर सकती, ये सबको बताना जरूरी है कि आप कम से कम अपने बच्चों को जैसे ट्रीट कर रहे हैं, वैसे दूसरे के बच्चों को ट्रीट करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट आप ये उसको सिखा रहे हैं कि अरे बहुत बड़ी उसकी जगह शादी हो जाएगी, आप उसे पढ़ाइए, आप उसे दुनिया समझने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आटा दाल का भाव जब तक लड़की को नहीं पता होगा, उसकी जिंदगी में वो लोगों पे निर्भर ही रहेगी। और ये बहुत कॉमन चीज है। आप सोचिए ना कि जो बहुत जहां पितृ सत्तात्मक सोच होती है, वहां पे घर की औरतों को मैंने देखा है। मैंने अपने शहर, अपने घर गांव के आसपास लोगों को देखा है। बहुत बड़े बड़े परिवार हैं, ठिकानों की तरह हैं, लेकिन उन औरतों को सिर्फ गाड़ी में बैठना है, ड्राइवर आपके पास ड्राइव कर रहा है, आपको जहां जाना है आपको उतार दिया जाएगा, कोई उनकी ओपिनियन नहीं है। तो जब तक ये माइंडसेट हम नहीं बदलेंगे कि नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा, आपका ओपिनियन आपको टेबल पे रखने का मौका भी मिले, और उसके लिए
आपके पास घर में प्रोग्रेसिव माँ भी होनी चाहिए और आपका पिता या भाई या आपका पति उतना प्रोग्रेसिव हो जो आपको सपोर्ट करे कि उस सोच पे आपको काटे नहीं, उसे बोलने दिया जाए। बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के क्या कर पाते हैं बताइए। मैम, हमने मीडिया की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कोरोना के बाद जीवन किस तरीके से बदला उसके बारे में हमने बात की, लेकिन मीडिया में महिलाओं की स्थिति को लेकर के कुछ गंभीर मुद्दे हैं जहां पर बहुत कम चर्चा हो पाती है। उसमें एक तो है समानता का अधिकार। क्या वाकई में मीडिया में महिलाएं जितनी टैलेंटेड होती हैं, जितनी बुद्धिमान होती हैं, क्या उनको उस हिसाब से पद मिलता है? पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि छेड़खानी। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया में एक तरीके से एक कॉरपोरेट स्टाइल है पूरी, और कॉम्प्रोमाइज लड़कियों को बहुत करना पड़ता है। जो इंटर्न्स आती हैं, जो एंकर्स आती हैं, कई दबी आवाज में भी हम महिलाओं की सुनते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई सुनवाई हो नहीं पाती। तो ये दोनों विषयों पे आपकी क्या राय है? पहला, आपने समानता की बात की है ना। देखिए, समानता, मैं फिर कहूंगी कि जब आप समानता की बात कर रहे हैं तो आप समानता अपने अंदर भी दिखाइए, क्योंकि मैं इसमें बहुत स्पष्ट सोच रखती हूँ कि आप महिला हैं या पुरुष, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आज का दौर वो नहीं है कि अरे आप फीमेल एंकर हैं तो आप एंटरटेनमेंट करिए, आप बाहर मत जाइए। आज का वो दौर ही नहीं है। मीडिया इज चेंज्ड। इस इंडस्ट्री में मुझे 10-12 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने कभी भी, मतलब मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, देयर वाज नो गॉडफादर, कोई था नहीं कि आप, मैंने इंटर्नशिप की, मैंने अपना कॉलेज पूरा किया, आई वाज इन, मैं तो जयपुर से यहाँ आई हूँ, राजस्थान से मैं दिल्ली आई, तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने कैसे कर लिया, बहुत कोई हेल्प किया आपका। मुझे लगता है कि आपका काम आपका सबसे बड़ा साथी होता है। आप काम करते जाइए, ईमानदारी से करते जाइए। और दूसरी चीज, जब समानता की आप बात करते हैं ना, तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या होता है कि आप नॉर्मली एक ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में सब काम कर रहे हैं, एक सिस्टम होता है कॉर्पोरेट का काम करने का, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग होती है, कभी डे नाइट भी हो सकता है। तो हम लोग मतलब ये मैंने लड़कियों में ही देखा है कि जब रात की शिफ्ट किसी महिला की लगाई जाती थी तो लड़की आके कहती थी कि मैम आप देख लीजिए, मतलब मैं नाइट शिफ्ट कैसे कर सकती हूँ, मतलब आप किसी और को देख लीजिए, थोड़ा किसी लड़के को देख लीजिए, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम। तो वहां आप मना कर रहे हैं, चलिए आपको मैंने लाइबिलिटी उसमें मैंने लिबरल हो गई, मैंने आपको वो आजादी दे दी। लेकिन जिस दिन मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, उस दिन वो लड़की आपके सामने आके खड़ी हो और कहे कि देखिए मैंने तो बराबर काम किया, फिर इसका तनख्वाह और मेरी तनख्वाह में अंतर क्यों है? तो ये जो सोच है ना, यहाँ उसको बोलिए कि जब आपको मैं नाइट शिफ्ट दी तो आपने कहा कि मैं तो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो फिर वहां समानता कहाँ से हो गई? जब आप ही अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हो, जब आप बैग उठा के कहो कि बॉस चलिए आप छोड़िए ना इसको, मैं जाके करके आती हूँ ये शो, उस दिन आपके बॉस को आप पे बिलीव होगा, उस दिन आपके सीनियर्स को आप पे बिलीव होगा कि नहीं, लड़का लड़की क्या होता है। मैं अपने कॉर्पोरेट की बात करती हूँ, मैं जिस सिस्टम में काम करती हूँ उसी में, वहां 50 to 60% मैनेजमेंट में महिलाओं की भूमिका है। आप यकीन मान सकते हैं, मेरी एचआर हेड महिला है, उनकी एज कम है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे लोग हैं जो कई बड़े उम्र दराज हैं और उनके सामने वो उनको सीनियरिटी उनको दिखानी, उनकी सीनियरिटी उनको देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि समानता कहीं नहीं है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब अगर आप मैं सीधे बात, मतलब बहुत देशी शब्दों में बोलूं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बात करते हैं लोग, कह रहे एक छोटा सा चैनल है, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, वहां कोई एचआर पॉलिसीज नहीं है, तो वहां ये चीजें हो सकती हैं कि भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू चला जा, ये लड़की नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं होता। आप अपना काम करके दिखाइए, दिखाने के लिए आपको मौका भी तो चैनल देगा, मौके के लिए तैयार भी तो रहिए। आज मेरी ऑफिस में कई इंटर्न्स हैं जो नाइट शिफ्ट्स करती हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड, कॉलेज पास आउट लड़के हैं, और कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई आप सोचिए कि मैं तो मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं अपने ऑफिस से इतना दूर रहूं तो शायद मैं नौकरी नहीं करती। मेरे टाइम पे, जो मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, कि इतना दूर से तो मैं नहीं ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन दे ट्रेवल लाइक 2 hours 3 hours टू कम टू ऑफिस। तो आप सोचो कि हम लोग ना बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे मैं तो लड़की हूं ना यार, मुझे तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों मिलेगा भाई? आपने ऐसा क्या किया है? आप
जिस टाइम क्राइसिस है, जिस वक्त आपको आपकी कंपनी को आपकी जरूरत है, उस टाइम आप समान रूप से खड़ी नहीं हुई, तो आपको फिर समानता के अधिकार पे क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं बनता। पहली चीज। दूसरा, आपने कहा छेड़खानी। छेड़खानी, देखिए मैं इसको मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें आप हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी को किसी भी तरह से मेंटली कोई हैरेस कर रहा है, या कोई बॉस ऐसा है जो आपको काम इतना दे रहा है कि आप उससे भी हैरेस हो रहे हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि इस पिछले 2 दशक में बहुत लोगों ने झेला होगा मीडिया में, क्योंकि वहां पे भी अगर आप एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करते हैं तो जैसे जी में भी मैंने देखा है कि एक पूरा कमिटी है जिसमें कई सारे लॉयर्स कंपनी हायर करती हैं, और उसमें कोई भी आपके ऑफिस का बंदा नहीं होगा जिसके सामने आज जाके आपको बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ है। तो छेड़खानी मतलब मैंने बहुत है यार आनंद, मैं ईमानदारी से इंटर्न्स के साथ बहुत होता है। मतलब मैंने सुना है कि वो फलान एंकर है, उनके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, वो ABCD XYZ किसी के साथ हुआ या इस तरह से होता था। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, ना मैंने कभी ये फेस किया, ना मैंने अपने आसपास कहीं ये देखा है। तो जिस चीज को मैंने देखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होता होगा, लेकिन आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, पहले आप वहां का एनवायरनमेंट खुद जज कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, तो महिलाओं के पास तो वैसे सिक्स सेंस होता है, आप वोकल होइए। आप पत्रकार हैं, सबसे बड़ी बात। आप अगर वोकल नहीं हैं, आप अपनी बात को टेबल नहीं कर सकते, तो फिर आपके ऊपर कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने वोकल होना शुरू किया, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको आके कोई कुछ भी कह दे। नो, इट्स नॉट डन सर, नहीं हो सकता है। क्योंकि जी जैसे जगह पे जहां मैं देखती हूँ कि सबसे ज्यादा लड़कियों की सुनी जाती है, मतलब अगर मैंने कह दिया कि मैं शिफ्ट में काम करना चाहती हूँ, तो मेरा बॉस मुझे 2 से तीसरी बार नहीं कहेगा। बिकॉज इसलिए नहीं है कि वो उस पर मैं कोई मेंटली हेरेसमेंट का आरोप लगा दूंगी, लेकिन उनको भी लगता है कि ठीक है, आप एक फ्रीडम में काम करना चाहते हैं आप, और जब तक आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा, आप उतनी अच्छे से निखर भी नहीं पाएंगे। तो दोनों चीजों में पहली वाली चीज में मुझे लगता है कि हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। कोई वहां पे महिलाएं हो इसलिए आपकी सैलरी कम हो, ऐसा कहीं नहीं है। मीडिया में तो मैंने नहीं देखा है, आपको भी उतनी सैलरी मिलती है। इवन जो मेल हमारे बाद में आते हैं, उनको और कम सैलरी मिलती है कई बार, लेकिन महिलाओं को पूरा अधिकार मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है कि समानता नहीं है मीडिया में, या लड़की है इसलिए मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप इवन लड़कियों को आप ज्यादा बाहर रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं। बहुत छोटी छोटी इंटर्न्स हैं, वो ज्यादातर डिजिटल हो रही हैं, तो डिजिटल पे वो अपना प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर रही हैं। और मौका देने वाले के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। ये लड़कियों में कमी होती है कि ये माइंडसेट में होता है कि मैं तो लड़की हूं ना भैया, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो महिला कार्ड खेल सकती हूँ कि देखिए आपने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तो महिला हूँ। अरे आप वहां बराबरी पे काम कर रही हैं, आप जिस पोस्ट पे काम कर रही है उसको देखिए कि वो आपका सामने वाला उसी पोस्ट पे काम कर रहा है ना, तो उसको भी उतना ही इंक्रीमेंट होना चाहिए जितना आपको। तो फिर आपको नाइट शिफ्ट भी उसी की तरह करनी पड़ेगी जैसे वो कर लेता है। तो ये समानता के अधिकार में कोई किसी एक को अधिकार मिले और नहीं मिले नहीं, आपकी बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, छेड़खानी में मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना है कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत बदनाम है। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसमें आपके पास प्रॉपर वोकल, आपके पास लीगल एस्पेक्ट होते हैं आपकी कंपनी के पास। आप HR के पास जाइए, HR से आप उनका इवन मतलब यहाँ तक है कि आपको मैनेजमेंट में तो बात ही नहीं करनी, आपकी वो कमेटी ही आपको बाहर कोर्ट में घसीट लेगा जिसने आपके साथ गलत किया है। तो उसके लिए भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये तो आपको, आप सोचिए ना कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपको किसी ने सीटी मार दी, आप पलट के जवाब दे सकते हैं, इट्स योर थिंग। आप नहीं दे सकते हैं, इट्स योर थिंग। ये बेसिक इंस्टिंक्ट होता है एक महिला के अंदर कि ये नजर मेरे लिए गलत है, या ये शब्द मेरे लिए गलत है, या मैं अपनी लिमिट्स कहाँ तक रखती हूँ। सो डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, और सामने वाले को उतना अधिकार मत दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई थोप दिया गया कि नहीं मीडिया है तो आपको छेड़ा जाएगा। नहीं बॉस, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने तो इन 10 सालों 12 सालों में नहीं देखा। जी मैम, चर्चा का आखिरी सवाल है, हम अगर एक यात्रा को देखें, मीडिया में एक प्रिंट और रेडियो के जमाने से आज हम डिजिटल के जमाने में आ गए हैं। पहले महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, टीवी एंकर्स आने लगे। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल में कॉलेज से पास आउट करते बच्ची आ जाती है। तो एक जो यात्रा रही पिछले 30-40 साल की महिलाओं की मीडिया में, आपको भविष्य में क्या उम्मीद दिखाई देती है? आपको क्या भविष्य में ऐसा लगता है कि हाँ अब एक ऐसा समय आएगा जब 50-50 का रेशो हो जाएगा कि हाँ इतनी महिलाएं हैं तो इतने पुरुष हैं? आशान्वित हैं आप भविष्य को लेकर?
मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि अब लोगों की सोच बदली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज से 9 साल पहले जब मैं यहाँ आई दिल्ली, तो मुझे याद है कि जब मैं किसी से, आप जब नए नए किसी शहर में आते हैं तो आप घर ढूंढते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं आपको पीजी मिल जाए, या मैं मतलब बहुत बहुत बेसिक चीज आपको बता रही हूँ। तो लोगों के ना दिमाग में ऐसा था, अच्छा आप मीडिया में काम करती है, अच्छा दिल्ली जैसी जगह पे सोचिए, मतलब यहाँ नोएडा और दिल्ली में आप मीडिया में काम करती हैं, अच्छा आपके शिफ्ट टाइमिंग्स अलग होंगे ना, आप कैसे, आप लोग कितनी देर तक आते हैं। तो ये सोसाइटी की सोच थी कि मीडिया में महिलाएं अगर जा रही हैं तो शायद कुछ गलत ट्रैक पे होंगी, या उनको वैसे ही नजर, मतलब मैं शौक थी कि दिल्ली जैसी जगह पर लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में अगर पीजी किसी लड़की को दे दिया जाएगा या वो मीडिया में काम करते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। क्यों? उनको समझाना मुश्किल था। लेकिन इन 8-10 सालों में मैंने बदलाव भी देखा है। वो महिलाएं, वो औरतें, वो सोसाइटी बदली है, क्योंकि उनको भी पता है कि नहीं, अब महिलाएं, बराबरी का मौका उन्हें दिया जा रहा है, तो वो बराबरी से प्रूव भी कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो कई गांव के इंटीरियर इलाकों से हैं, मतलब यहाँ तक कि हमारा जो हमारे हमारे ऑफिस में जिस तरह के ये चलते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आके रहते हैं। उनको भी डर लगता है कि क्या हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हर आदमी को सफलता नहीं मिलती और हर आदमी टाटा बिरला नहीं बन सकता, लेकिन उसके नीचे भी तो लोग हैं। अगर वो टीम ही नहीं बनेगी, आप उस टीम स्पिरिट में बिलीव ही नहीं करेंगे, तो आप आशान्वित कभी नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है निराश नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप महिला हैं तो आपको बराबरी का मौका मिलेगा। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए, वहां लड़िए जहां आपको लग रहा है कि मैंने बराबरी की हिस्सेदारी निभाई और मुझे उतना नहीं मिला। लेकिन अननेसेसरी ना ये जबरदस्ती का ये कार्ड खेलना कि मैं महिला हूं, अरे मुझे क्यों, आप बहाने देखिए सब बनाते हैं। मतलब आपने इस टाइप के कपड़े पहन लिए तो आप अच्छे हैं, एक टाइप के कपड़ों में आप खराब। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोग कि अरे ये मीडिया में है तो पता नहीं इनका क्या काम होता होगा। बहुत एक कॉमन बात बताती हूँ आनंद, अगर आप जैसे मीडिया में काम करते हैं, ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप 4 लोगों को बोल दीजिए कि मैं समाचार को मीडिया के लिए काम करता हूँ, बोलिए अच्छा टीवी पे आते हैं कि नहीं, अच्छा कितने बजे का शो आता है, अच्छा टीवी पे नहीं आते हैं आप, तो फिर क्या काम करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काम क्या होता है। ये बहुत कॉमन सवाल है। तो मतलब आई एम लकी इनफ कि मैं स्क्रीन पे दिखती हूँ, तो शायद राजस्थान से यहाँ आने में मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ कि मैं स्क्रीन पे दिखती, तो लोगों को अच्छा नौकरी यहाँ करती है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ अपने माँ बाप को समझा सकते हैं, पूरी सोसाइटी को नहीं समझा सकते। टाइम के साथ चीजें बदलेंगी और बदल रही हैं। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि जो आज जिस 20 साल पहले आप सोचिए कि महिलाओं को एक फिक्स उसमें देखा जाता था कि पॉलिटिकल बीट लड़की कैसे कर लेगी, और आदमी में वो ईगो होता था। कई रिपोर्टर्स में वो ईगो देखा जाता था कि हम तो कर सकते हैं, आप थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए ना कि मतलब एक बहुत अच्छा, मैं कल किसी का सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कल्पना चावला भी बहाने बनाती तो शायद कभी कल्पना चावला नहीं होती। अगर रानी लक्ष्मीबाई सोचिए कि लड़ती नहीं और सती हो जाती, तो हम उसे आज रानी लक्ष्मीबाई नहीं मान रहे होते। ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कितना पॉजिटिवली आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता है, अगर आप में दम है, आपके काम में दम है तो। बाकी सारी चीजें गौन है, मेहनत करिए। मेहनत अगर आप उस दिशा में सही काम कर रहे हैं, कई बार हमें आत्मग्लानि नहीं होती है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को रिव्यू नहीं करते हैं। मैं तो स्टूडेंट से कभी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ आप अपने आप को डीफोकस करो, पहले अपने आप को डीफोकस करो, जो सीखा है वो भूलो, तब तो नया कुछ कर पाओगे, तब अपने दूसरे काम पे फोकस कर पाओगे। और खुद को रिव्यू करो। दूसरों को तो हम बहुत जल्दी रिव्यू करते हैं ना, अरे देखो 5 साल में कहाँ पहुंच गया, अरे देखो 6 साल में इसने कुछ नहीं किया, ये देखो 1.5 साल में ये एंकर कहाँ से कहाँ आ गया। आप दूसरों को रिव्यू करो, आप अपने आप को रिव्यू करिए ना कि आपने हर साल कुछ नया किया या सिर्फ आपको जो मिलता गया वो आप करते गए। तो इट्स अप टू यू, और ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ये पावर सब में होती है, बस हम उसे सही दिशा में लगा नहीं पाते। सो मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि नहीं, आगे आने वाले टाइम पे आप 50-50 रेशो बोल रहे हो, मैं 60-40 बोल रही हूँ। बिल्कुल, आप आशान्वित हैं तो देखिए, आप आशान्वित हैं तो आपसे परिवार, और परिवार से समाज, और समाज से देश आशान्वित होता है, ऐसा बड़े बूढ़ों ने कहा है। आपने समय दिया, इस चर्चा में भाग लिया, और अर्चना जी का और
मैं प्रीति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, वो इस समय नहीं है। आपका एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार।